गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब मंच पे। आज हम इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के विषय में समझेंगे और उसके बाद उसका एकेडमिक्स में क्या रोल है, आपके एग्जाम से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी की, और मेरे राइट हैंड की तरफ आप देख रहे हैं केरल स्टेट के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पिनरई विजयन साहब, और ठीक पीछे है मेरी तस्वीर केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब की। और विषय क्या है आज का? केंद्र राज्य संबंध। ये केंद्र राज्य संबंध क्या है, इसको समझते हैं। ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उन्होंने केंद्र के पास तीन सब्जेक्ट रखे। कौन कौन से? एक कम्युनिकेशन, उसके बाद डिफेंस, और उसके बाद हम कह सकते हैं फॉरेन अफेयर्स। इसको हम जरा डिटेल में समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक व्यवस्था की थी कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार, यानी टेलीफोन, नेट और एक दूसरे तक सूचना पहुंचाने का तरीका, डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय, ये तीन विषय अंग्रेजी सरकार के दौरान लाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संविधान को प्रभावित करता है, में भी थे। और जब देश आजाद हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि भारत एक संघ होगा जिसके राज्य उसके अंतर्गत होंगे। संघ और राज्य की शक्तियों के बीच में टकराव ना हो, फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे, इसलिए हमारे संविधान के भाग संख्या 10 में अनुसूची संख्या, शेड्यूल नंबर, अगर कोई पूछे कि कौन से शेड्यूल में केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है, तो शेड्यूल नंबर 7 याद कर लेंगे, भाग संख्या 10 में, और आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 255 तक इसकी बात चर्चा की गई है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो। जिसमें तीन तरह की लिस्ट का जिक्र है। एक लिस्ट को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट को हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट को कहते हैं हम कॉनकरेंट लिस्ट। यानी यूनियन लिस्ट का मतलब है वो विषय जिस पर केंद्र की सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जो विषय पूरे भारत को प्रभावित करते हैं। स्टेट की लिस्ट मतलब वो विषय जो राज्य की सरकार जिन पर कानून बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट की असेंबली कानून बनाएगी, जो जिसका प्रभाव केवल उस राज्य की सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों पे होगा। और कॉनकरेंट लिस्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है, यानी कि कोई भी इस पर कानून बना सकता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और इसको हम समवर्ती सूची कहते हैं हिंदी में। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, मैंने बताया है, बताइए कमेंट बॉक्स में कि कॉनकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने कौन से देश के संविधान से लिया। तो मैं बता देता हूं, चलिए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो कॉनकरेंट लिस्ट हमने कौन से देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर कोई भी कानून बनाए, लेकिन अगर केंद्र तथा राज्य दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विरोधाभास है, कोई डिस्प्यूट है, तो केंद्र का राज्य कानून ही प्रभावी माना जाएगा, राज्य वाला कानून स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। तो एक बात तो हमें यह समझ में आई कि फेडरल स्ट्रक्चर के बने रहने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच के संबंधों के संतुलित बने रहने के लिए यह जरूरी था कि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन दोनों के अधिकार क्षेत्र, उन दोनों की सीमाएं, उन दोनों के विषय बांट दिए जाएं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग संख्या 10 अनुच्छेद संख्या 245 से 255 के मध्य अनुसूची संख्या 7 में तीन तरह की लिस्ट का प्रावधान किया, जिसमें केंद्र के विषय में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य के विषय में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आजादी के बाद से आज तक कई बार केंद्र तथा राज्यों के बीच में इस तरह के टकराव देखने को मिलते हैं, जिस पर कई बार अलग अलग तरह के कमीशन यानी आयोगों का गठन किया गया है समय समय पर। तो एक कमीशन बना था, आपको मैं बता दूं, सरकारिया आयोग। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे केंद्र तथा राज्य के बीच संबंधों से। और इसका गठन कब किया गया था? 1984 में किया गया था। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो फिर ताजा मामला क्या है? ताजा मामला यह है कि
आप देख रहे हैं यहां पे कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर है। पिछले साल एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया जिसमें स्टेट ऑफ केरला, केरल राज्य की सरकार ने यह आरोप लगाया अपने राज्यपाल पर, गवर्नर पर, कि केंद्र जो राज्य की सरकार स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो भी बिल ला रही है, वो बिल पास करने के बाद जब राज्यपाल के ऑफिस यानी गवर्नर्स ऑफिस जाते हैं तो राज्यपाल उस पर न तो अपनी सहमति दे रहे हैं न असहमति दे रहे हैं, बल्कि उस बिल को पेंडिंग में डाल दे रहे हैं। आप इसे एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि जब राज्य की सरकार कोई कानून बनाए और राज्यपाल उस पर अपनी सहमति न दे, तब तक वो कानून का असली रूप धारण कर ही नहीं सकता। मतलब आपने संविधान में पढ़ा है ये प्रोविजन कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जब तक राज्यपाल की सहमति ना मिले तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता, क्योंकि राज्यपाल, गवर्नर इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि प्रेसिडेंट संसद का अभिन्न अंग है। तो राज्यपाल ने सहमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला देते हुए अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल किसी भी बिल को जिसको कि राज्य की चुनी हुई सरकार ने राज्य की विधानसभा यानी स्टेट असेंबली से पास कराया है, उसे असीमित समय तक के लिए पेंडिंग नहीं कर सकते। तब राज्यपाल ने दूसरा रास्ता खोजा उसे पेंडिंग करने का। उन्होंने एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 200। आर्टिकल नंबर 200 में जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल नंबर 200 ये कहता है कि गवर्नर यानी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि आर्टिकल 200 के तहत वो किसी भी स्टेट असेंबली के द्वारा, ये स्टेट असेंबली हो गई हमारी, स्टेट असेंबली के द्वारा पास किया गया कोई भी बिल को वो कह सकते हैं कि मैं इस पे सिग्नेचर तब करूंगा जब मैं इस पर प्रेसिडेंट की अनुमति यानी राष्ट्रपति से परामर्श ले लूंगा या राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करने के लिए मुझे बोल देंगे। मतलब प्रेसिडेंट की ओपिनियन के लिए किसी भी बिल को आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल रख सकता है। और आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने इस बिल को पेंडिंग कर दिया। गवर्नर ने प्रेसिडेंट मुर्मू के परामर्श के लिए। तब ये बिल कहां पहुंच गया? प्रेसिडेंट हाउस पहुंच गया। कहां पहुंच गया? प्रेसिडेंट हाउस। तो प्रेसिडेंट हाउस में भी इस बिल को हो गए 2 महीने 3 महीने। अब स्टेट ऑफ केरला यानी कि पिनरई विजयन सरकार का यह कहना है कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब केंद्र की सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश या कह सकते हैं केंद्र सरकार के इशारे पर, ऐसा किसका कहना है? पिनरई विजयन का, राज्य की सरकार का, कि आरिफ मोहम्मद खान केंद्र के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं ताकि राज्य सरकार के कार्यों में बाधा पैदा की जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट। बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। तो फिर गवर्नर की जब अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं तो वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम क्यों करेगा? क्योंकि आप 2 बातें अच्छे से जानते हैं। उनका जो आरोप है वो ये कि प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को गवर्नर बना सकते हैं जिसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जिसका नाम प्रेसिडेंट को देंगे उसी को प्रेसिडेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट करते हैं। तो उनका यह कहना है कि गवर्नर एक तरह से काम कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के इशारे पर। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में काम करता है गवर्नर स्टेट में। तो कहा तो ये जाता है टेक्निकली कि वो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है स्टेट में, यानी राष्ट्रपति को सारी बातों की जानकारी देगा जो स्टेट में होने वाली घटनाएं हैं। मगर वो राष्ट्रपति को डायरेक्ट ना दे करके यूनियन गवर्नमेंट को देता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक, तो यूनियन गवर्नमेंट के ही
द्वारा दी गई एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट भी काम करते हैं। तो इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट का यह कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, जिसके कारण गवर्नर ऑफ स्टेट मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान उनके द्वारा पास किए गए या असेंबली द्वारा पास किए गए कानून को अंतिम रूप नहीं दे रहे हैं, सहमति नहीं दे रहे हैं। और जो बिल अब राष्ट्रपति भवन में पहुंचा है, उस बिल पर भी राष्ट्रपति जी ने अपनी कोई अप्रूवल नहीं दी। तो राष्ट्रपति ने अप्रूवल नहीं दी तो केस क्या बनता है कि राष्ट्रपति ने अप्रूवल नहीं दी, इसलिए जो राज्य सरकार ने केस किया है वो राष्ट्रपति कार्यालय पर किया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा है प्रेसिडेंट के चैप्टर में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्यूनिटी प्राप्त है, किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। तो ये जो मुकदमा दायर किया गया है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर नहीं किया गया है, वो राष्ट्रपति कार्यालय पे किया गया है। और कार्यालय का अर्थ होता है कि उनकी तरफ से जो अपना पक्ष रखने के लिए आएंगे वो सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे। इस प्रकार हम देखें तो ये विवाद इतना बढ़ गया है कि मामला यहां तक पहुंच गया कि राष्ट्रपति कार्यालय पे केस करना पड़ा। तो अपने दिमाग से यह गलतफहमी हटा दीजिएगा कि प्रेसिडेंट के ऊपर केस हो सकता है। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता जब तक वो पद पर हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस पे हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है और गवर्नर की ये पावर है कि वो आर्टिकल 200 में अपने किसी भी बिल को, स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल को प्रेसिडेंट के सुझाव के लिए भेज सकते हैं। मगर ऐसा जब रिपीटेशन में होता है तब वो कहीं ना कहीं जो सुई है वो शक और शुभ की, और उनका स्टेट का ये कहना भी है कि अन्य विपक्षी दलों की सरकारें जहां पर हैं उन सरकारों के साथ भी ऐसा ही कई बार, जैसे कि आपने तमिलनाडु के राज्यपाल महोदय का एक वाकया सुना होगा कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टैलिन वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने RN रवि साहब ने उनके द्वारा लिखे गए भाषण को विधानसभा में पढ़ने से मना कर दिया था। जबकि होता यह है कि राज्यपाल जब किसी भी वर्ष के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है राज्य के असेंबली में, तो उसमें राज्य की जो सरकार है उसके द्वारा लिखित भाषण को वो पढ़ता है, क्योंकि राज्य की सरकार अपने द्वारा किए गए कार्यों का उनके भाषण में जिक्र करती है। तो राज्यपाल ने वहां पे ऐसा कर दिया। तो कई बार विपक्ष के लोगों का कहना है कि राज्यपाल जो है एक तरह से इशारे पे काम करते हैं, और ऐसा अभी नहीं पूर्व में भी कई बार हुआ है। तो ये विवादों को खत्म करने के लिए इसमें संवैधानिक सुधारों की जरूरत है, जिसके लिए कोई कमीशन आगे बन सकता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।